हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? देख रहे हैं जीएस सिंपलर। आपका स्वागत है जीएस सिंपलर में। आप लोगों को 4th चैप्टर तक एनसीईआरटी 6th क्लास की पढ़ा दी गई है। अब आप देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये 6th क्लास के ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है बेटा। अब इसमें क्या है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें इससे पूछी गई है और इस चीज़ की जानकारी होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अगले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी हमारी कैसी चपटी है, ध्रुवों की ओर झुकी हुई है। फर्स्ट चैप्टर हमने ये पढ़ा, फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ा। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो हमारे महाद्वीपों से घिरी है, जलाशयों से, जैसे कि महासागरों से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने % पानी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जैसे कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, जैसे कि चांद भी है एक ग्रह, उपग्रह है, लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और ना ही वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ पे जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो लेकिन अपनी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ पर हर चीज़ पाए, तो मानव, जैसे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के मानव जीवित रह सकता है। क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल, हवा मौजूद है। हवा माने ऑक्सीजन मौजूद है। तो जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी चीज़ें क्या है, पृथ्वी पर मौजूद है। इसी प्रकार देखो, पृथ्वी की सतह पे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है उसे भूमंडल कहते हैं, यानी ज़मीन। जो ज़मीन के ऊपर की जो परपटी है, हमारी परपटी बोलते हैं ऊपर की, उसी में हम रहते हैं। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। तो उसी तरह से जैसे कि हम सबसे ऊपर वाली लेयर में हम पृथ्वी के रहते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है स्टूडेंट, सुनो, ये जैसे कि हमारी क्या है, एक पृथ्वी है। मैं एक सेफ अच्छी से नहीं बनी है, लेकिन समझो तो जो ये ऊपर की जो लेयर है, ये क्या है, ये सारी जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऊपर से बनी होती है, उसे हम भूमंडल कहते हैं। यानी ऊपर की जो क्रस्ट जैसी प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी में हम रहते हैं। तो पृथ्वी भी कई भागों में बटी होती है, लेकिन हम सबसे ऊपर वाली लेयर में रहते हैं। पृथ्वी की सतह एक ऐसी है, 2 सेकेंड बेटा। पृथ्वी की सतह एक ऐसी पर्यावरण 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी में जो पानी से, जलाशय से भरा रहता है, गैस की पृथ्वी की परतें पृथ्वी के चारों घेरती है, जो वायुमंडल कहलाती है। जो वायु से घेरती है उसे वायुमंडल कहलाती है, और जो जल से घेरे रहती है उसे जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की 3 मंडल हो गए, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो जलमंडल में क्या होता है, जल होता है, जल की मात्रा होती है। जैसे कि पृथ्वी बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भाग में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित होते हैं। अब पृथ्वी में 3 भाग हो गए, एक भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जो ऊपर का भाग होता है, जो लेयर से, जैसे कि ओजोन परत, ये सारे वायुमंडल हो गए, उसके जहाँ तक ऑक्सीजन पाई जाती है। भूमंडल हो गया, उसके जैसे कि भूमंडल हो गया, अपनी पृथ्वी हो गई जो क्रस्ट होती है, और एक होता है जलमंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्रफल है जहाँ स्थल, जल, हवा के साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी हमारी पृथ्वी में सर्वाइव करते हैं, सभी रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसी भूमंडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये हम एक एक करके तीनों मंडल के बारे में पढ़ेंगे। भूमंडल पढ़ेंगे अब।
ठीक है। पृथ्वी के ठोस भाग को, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है इसे भूमंडल कहा जाता है। ये प्रपट्टी कहलाती है, भूपट्टी कहलाती है, भूपरपट्टी कहलाती है। ये किसकी बनी होती है? चट्टानों की, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आप 7th क्लास में ही पढ़ोगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है उसमें से डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी कितनी परतें हैं, कैसे बटी हुई, सारी चीज़ें 7th क्लास में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, बड़े स्थलीय भूभाग, महाद्वीप और महासागर। तो हम पृथ्वी के 2 भागों में बांटते हैं, एक महासागर और महाद्वीपों में। तो महाद्वीप जैसे कि हमारे भारत मतलब कि पूरी जो वर्ल्ड है या पूरी दुनिया, उसमें कितने महाद्वीप है, इसी सारी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अब हम चित्र के द्वारा भी देखेंगे, विश्व के मानचित्र में देखिए। अब हम इसके चित्र के थ्रू देखेंगे। तो समुद्री जल तल सभी जगह समान होता है, तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जैसे कि स्थल की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र से स्थल तक नापी जाती है। समुद्र से इसकी कितनी ऊंचाई, जैसे कि हम लोग कहीं कहीं लिखा होगा रोड पे कि समुद्र से ये इतना ऊंचा है। समुद्र तल से हर ऊंचाई को नापा है। जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसको भी हम किससे नापते हैं? समुद्र से। लेकिन कितनी ऊंची है ये देखो बच्चों, ये हमारे क्या है? महाद्वीप हैं। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, ये वाला, ये क्या है? ये पूरा क्या हमारा एशिया महाद्वीप, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो और फिर उसके नीचे देखो, इसके नीचे है अंटार्कटिका। ये वाला भाग, ये जो भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये हमेशा बर्फ़ से ढका होता है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं पाई जाती यहाँ, लेकिन कुछ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक रहते हैं। वैज्ञानिक के लिए जैसे कि बनाई गई है वैज्ञानिक खोज के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सर्वाइव रहता नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने तुम्हें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था कि जिस टाइम एशिया महाद्वीप में जिस टाइम गर्मी या सर्दी होती है तो यहाँ पे क्या होती है? गर्मी होती है। तो उस तरीके से कौन सी जो कर्क रेखा से होती है। और जैसे कि उत्तर अमेरिका, अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी होती है 2 भागों में बटी होती है, इस तरीके से। ये देखो इतने भागों में मैंने कल आपको समझाया था। तो इस साइड में क्या होगा? दिन होगा, तो इस साइड में क्या होगी? रात होगी। जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ पे क्या होगी? रात होगी। अगर यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात, और यहाँ रात तो यहाँ दिन, इस तरीके से होता है। तो अब हमारे पूरे मतलब कि कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। जैसे कि एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया। तो यूएसए जिसे बोला जाता है ये उत्तरी अमेरिका है, जिसके भारत के साथ संबंध है ये, ठीक है। ये यूरोप है, ब्रिटेन यहीं पे है, ठीक है। और उसके नीचे क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए? हमारे 7 महाद्वीप हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये कौन सा है? ये क्या बेटा? ये प्रशांत महासागर है, ये वाला। ये हिंद महासागर है। भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो भारत के यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ये कौन सा है? ये सागर हो गया। ये पूरा क्षेत्रफल क्या है? ये सागर से घिरा हुआ है, ये पूरा क्षेत्रफल, ये सागर है। और ये क्या है? ये महाद्वीप हैं। ये जो ज़मीन भूमि होती है उसे महाद्वीप कहते हैं। और पहले एक ही महाद्वीप था पूरा, ठीक है। फिर पेंजिया, पैथलासा, इस तरीके से ये टूट गए। अब देखो बच्चे, अब हम एक एक करके सारे महाद्वीप पढ़ेंगे। तो महाद्वीप, अभी मैंने बताया महाद्वीप क्या होते हैं? जो पर्वतों पठारों या मिट्टी के या जिस चीज़ के बने होते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं। और जिसमें पानी से घिरा होता है वो क्षेत्रफल क्या कहलाता है?
महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई समुद्र से, मैंने बताया था ना अभी कि हर चीज़ की ऊंचाई हम समुद्र के लेवल से गणना करते हैं। जैसे कि समुद्र लेवल से ये कितना है? 8,000, जैसे कि ये लिखा है 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरिया गर्त में है। इसकी ऊंचाई कितनी? 11,200 मीटर। कभी, ठीक है, कभी कल्पना की होगी कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक हो सकती है। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद महाद्वीप। अब देखो महाद्वीप, पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं, हमारे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। पहला महाद्वीप कौन सा है? जैसे कि एशिया महाद्वीप, जो जिसमें हम रहते हैं वो एशिया महाद्वीप। फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका जिसे यूएसए बोलते हैं, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका जो बर्फ़ से ढका रहता है। अभी मैंने आपको 1.5.1 में दिखाया था कि विश्व का जो मानचित्र। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। अब हम पढ़ेंगे आप इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/4 भाग है। मतलब कि जो पूरी पृथ्वी उसका 4 भाग का 1 भाग माना जाता है। 1/4 भाग है, चौथा हिस्सा है। जैसे कि जो ये मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये तो जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ये 1/4 भाग, 4 भाग का 1/4 भाग क्या? एशिया महाद्वीप है। तो महाद्वीप पूर्व, और ये जो हमारा महाद्वीप है ये कहाँ पे? यहाँ पे स्थित है। तो ये किस साइड में आता है? पूरब में। तो इस साइड क्या है? पूरब। ये यहाँ पे क्या है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये क्या होगा? दक्षिण। तो हम एशिया महाद्वीप का पूरब में है, ठीक है। ये है पूरब की गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा महाद्वीप में होकर गुजरती, बीचों ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। पश्चिम में क्या है हमारे? यूराल पर्वत, जो किसी यूरोप से अलग करता है। यूरोप से इसे क्या करता है? अलग करता है एशिया महाद्वीप। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग से यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया कहलाता है। यूरोप प्लस एशिया कहलाता है यूरोप। अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में क्या पढ़ा? सबसे बड़ा महाद्वीप है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अपने भारत से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। बीचों बीच से, भारत के तो बीचों बीच से गुजरती है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको पहले। और इसे ये महाद्वीप क्या है? 1/4 भाग होता है, ठीक है। पृथ्वी का क्या है? 1/4 भाग। अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। एशिया से बहुत छोटा है। एशिया महाद्वीप से यूरोप का जो महाद्वीप है बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में, कहाँ पे? पश्चिम, कहते हैं ना पश्चिम वाले जो अंग्रेज होते हैं, जो हम लोग जो बात करते हैं, जो आए थे हमारे देश में शासन किया था, तो ये सब क्या थे? यूरोप के में स्थित है। अंटार्कटिका इससे होकर गुजरता है, ठीक है। अंटार्कटिक इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ये जो महाद्वीप है तीनों तरफ से किससे? जल से घिरा है। जैसे एशिया महाद्वीप थे, ऊपर से क्या? थल सीमा थी, नीचे से क्या था? जल से घिरा था। तो हमारा पूरा महाद्वीप जल से नहीं घिरा है। ऊपर क्या है? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, सॉरी से ऊपर क्या है? रूस है, भारत है। ऐसा भारत के बारे में, सॉरी मैं गलत बताया। ऊपर से क्या है? ऊपर हमारे क्या है? रूस है और चाइना है, और जैसे भारत, कई देश हैं इसमें एशिया महाद्वीप में। ये लेकिन यूरोप क्या है? पूरी तरफ से किससे? जल से घिरा हुआ। विश्व के मानचित्र में हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। किसके? अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एशिया अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये विषुवत कवृत्त में 0 अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किसके? इसके 0 डिग्री के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो, जैसे कि अपना जो एशिया महाद्वीप था वो पूर्व में स्थित था,
और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है जो इसका स्थित है वो ज़्यादातर किस में स्थित है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में, ऊपर की साइड। जैसे कि ये देखो, ये एशिया यहाँ पे, ये उत्तर की साइड है। ठीक है बेटा। अब महाद्वीप है, इसमें से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, विषुवत, मकर, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप है, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कोई महाद्वीप का नाम बताओ जिससे तीनों कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। सहारा का रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी यहीं पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों तरफ से किससे घिरा है? समुद्र से, महासागरों से घिरा है। ठीक है। विश्व के मानचित्र में देखिए आप, अभी मैंने आपको दिखाया, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो देखो, अब पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? नील नदी। किससे? अफ्रीका से। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अफ्रीका के मानचित्र में भी हम देख चुके हैं, इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर, इसके 3 भागों से होकर गुजरती है। अब उसके बाद क्या? उत्तरी अमेरिका, फिर हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका से होकर स्थल से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। ये कहलाता है महाद्वीप पूरी तरफ से उत्तरी पश्चिम में। ये कहाँ पे स्थित है? पूरा पश्चिम में स्थित है बेटा। बच्चों कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में, गोलार्ध में। जैसे ये रहा, देखो ये रहा, ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में। ये स्थल का एक संकरा भाग होता है। ठीक है। जो कि बड़े स्थलीय भाग में, जैसे USA बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, वो यही है। ठीक है। आप ये महासागरों के नाम, अब देखो ये भारत, ये जल संधि पानी का सकरा भाग, जैसे कि ये देखो भारत का जो भाग है ये पूरा क्या है? जल से घिरा हुआ है, नीचे का हिस्सा, ऊपर थल से घिरा है। ठीक है। और ये नीचे क्या है? श्रीलंका है। तो अब हम करेंगे कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी, कहाँ पे? ये दक्षिण में है बेटा, ये दक्षिण भाग में। ये कहाँ था? पश्चिम में था, तो ये कहाँ पे? दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम से होकर 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज, कौन सी बेटा? एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र में भी देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका से विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। यही क्वेश्चन आता है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में होकर बहती है? तो किस में? दक्षिण, कौन सी में बताओ? इसमें, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में, अमेजन नदी यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। अब अगर पूछ ले कि सबसे छोटा महाद्वीप और बड़ा महाद्वीप बताओ, तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागर तो समुद्र से घिरा है। ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। दक्षिण ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है ये, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण ध्रुव क्षेत्र स्थित है। मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो हमारे 2 ध्रुव हैं, एक पूर्वी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है? दक्षिण। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। और जब दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की रोशनी ढंग से नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे क्या आएगा? बर्फ़ से घिरा रहेगा, वो क्षेत्रफल कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। तो इसलिए हमेशा अंटार्कटिका महाद्वीप में हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती, इसलिए। समझ में आ रहा है बच्चा?
अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे वीडियो मिल सके। तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, हमेशा बर्फ़ से ढका होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने बताया था आपको उस दिन भी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसलिए हमेशा ये मोटी बर्फ़ की परत से ढका रहता है। किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। अगर हम इसमें खोज के लिए या कोई वैज्ञानिक कोई शोध करता होता है तो उसके लिए हम इस स्थान को यूज करते हैं, लेकिन ये कोई रहने लायक स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीवन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमें जीवन के लिए क्या चाहिए? मीडियम, मतलब कि मध्यम जैसे मध्यम टेम्परेचर चाहिए ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या बर्फ़ से ढका रहता है, और जब बर्फ़ जमी रहेगी तो जीवन तो संभव है ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई मानव प्रजाति नहीं रहती। तो भारत के ये शोध स्थान है, शोध मतलब कि वैज्ञानिक शोधकर्ता, इसके नाम से मैत्री दक्षिण गंगोत्री भी है। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। अभी हमने स्थल मंडल पढ़ा, अब हम सारे महासागर के जलमंडल पढ़ेंगे। तो जलमंडल को क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल से घिरा क्षेत्रफल है। यहाँ पर पृथ्वी 71% भाग जल का है और 29% भाग किसका? स्थल का है। जलमंडल में जल सभी रूप में उपस्थित है। इसमें महासागर और नदियाँ, झीलें, हिमानदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के जल वाष्प में सम्मिलित है। सबसे ज़्यादा जल कहाँ से आता है? हिमालय, जो जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है या पर्वत है, उस पर हमेशा क्या होता है? ठंडा। जितना ऊंचा इलाका होगा, जितना ऊंचा होगा, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहेगी। और जब बर्फ़ का पानी जब पिघल के आता है तो वो कहाँ आता है? महासागरों में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है? पानी इकट्ठा रहता है। इसीलिए हमारे पूरी पृथ्वी में कितना है? 71% पानी है। और ठीक है, तो पृथ्वी पर और 90% भूमि, 29% क्या है बेटा? भूमि है। तो पृथ्वी पाए जाने वाले 97% से, ठीक है, से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वहाँ इतना अधिक खारा होता है कि जो महासागरों का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? खारा होता है। अब देखो, ये एक चित्र के थ्रू देखो, समझो। ये देखो, ये है क्या है? एशिया महाद्वीप। कितना बड़ा है? क्षेत्रफल कितना बहुत बड़ा है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद फिर फिर यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप, ठीक है। उसके नीचे क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता शेष जल बहुत, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है उसमें से जो पीने का जो पानी होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ज़्यादातर पानी खारा होता है। तो इसमें क्या लिखा है? मानव के उपयोग में नहीं आ सकता शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिमानियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बावजूद पानी की कमी महसूस है। मतलब कि समुद्र में पानी तो बहुत है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो खारा पानी है। लेकिन कुछ परसेंट हमारा 25% या हमारा पीने योग्य पानी होता है, जो जैसे कि हिमालय हो गया, वहाँ से बर्फ़ों से ढका रहता है, तो वहाँ बर्फ़ जाए तो वो जो पानी पिघल के आता है उसको हम यूज़ करते हैं। दूसरे ज़मीन की भूमिगत अंदर से पानी। अभी तुम 11 क्लास की जो NCERT पढ़ोगे उसमें ये चीज़ें 11th की, उसमें सारी चीज़ें डिफाइन करके दी हुई है ज्योग्राफी में। और एक तो 2 ज्योग्राफी होंगी जो सेकंड बुक है, उसमें आपको ये सारी बहुत अच्छे से बताई जाएगी, ठीक है। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर।
अंटार्कटिका महासागर भी हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। अब देखो ये सारे क्या है, महासागर है। इसकी शेप भी होती है, किस शेप में है, कौन सा महासागर, ये देखो देखो प्रशांत महासागर। हम अब कौन सा महासागर पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, हम प्रशांत महासागर। बहुत बड़ा महासागर, ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे स्थित है, उत्तरी में। दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ से स्थित है। चित्र में देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीप स्थित हैं। पता लगाएं, महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है। अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये किस शेप का है, ये एस शेप का है। अंटार्कटिका महासागर किस शेप का, ए शेप का है। एस जो बनता है उस शेप का है। अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार है। इसके पश्चिम के किनारे पर उत्तरी दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप में अफ्रीका। अंटार्कटिका महासागर के तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। ठीक है। अनियमित तंदुरित तट में प्राकृतिक परतों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। जो व्यापारी होते हैं, देखो वास्को डी गामा आया, किससे आया, सागर से, महासागरों से होके आया। ठीक है। हमारी पृथ्वी पे, हमारे जैसे कि हमारे एक महाद्वीप पे आया, किस तरीके से आया, भारत में आया। ठीक है। वास्को डी गामा आया। तो ये सब कहाँ से आया, ये व्यापारिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं महाद्वीप या, ठीक है, महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से यानी भारत के नाम पर रखा गया है। महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है। उत्तर एशिया के पश्चिम में, अफ्रीका से पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, हिंद महासागर। हिंद महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये ध्रुव चारों ओर में फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले में संकरे भाग से जुड़ा, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण तटों तो यूरेशिया में घिरा है। किससे ये घिरा है, यूरेशिया से। वायुमंडल, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बने। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत की घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत एक ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ये हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे कि हमारा चारों तरफ से वायुमंडल से घिरा है। ऊपर क्या है, हमारी ओजोन लेयर है, जो क्या है, हमें जो सूर्य की जो किरणें आती हैं सीधे, उसको रोकती है। तो पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो वायुमंडल एक क्या, सुरक्षा कवच के रूप में, जिसमें 1600 किमी की ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई है। ठीक है, फैला हुआ है। वायुमंडल उसके घटकों को तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बटा होता है। परतों को पृथ्वी की सतह शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयत मंडल, बाह्य मंडल कहा जाता है। ये आप 7th क्लास में भी पढ़ोगे, सारे मंडल पढ़ोगे आप। जैसे कि इसमें लिखा है, देखो, बाह्य मंडल, आयत मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, आगे कौन सा है, हम समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ये सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे 7th क्लास में, बहुत अच्छे से। हर ठीक है। वायुमंडल मुख्य ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल किसका बना होता है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना होता है। ठीक है। साफ
शुष्क हवा में 90% भाग है आयतन के अनुसार। नाइट्रोजन 70%, 78%, सॉरी बेटा 78%। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हमारे में 21% ऑक्सीजन है, 21%। ठीक है बेटा। ठीक है। जैसे गैसों कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पृथ्वी को क्या तापमान को बनाते हैं। ठीक है। इत्यादि गैसें इसमें पाई जाती। 1% है ऑक्सीजन का सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन को हम ना डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं करते। नाइट्रोजन है हमारी पृथ्वी में। ठीक है। 78% नाइट्रोजन, लेकिन डायरेक्ट हवा में ही घुलनशील है, लेकिन डायरेक्ट हम सांस के थ्रू इसे नहीं लेते। नाइट्रोजन को हम कैसे लेते हैं? पेड़ पौधों के थ्रू लेते हैं, मृदा के थ्रू लेते हैं। ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट लेते हैं। हम जब भी सांस लेते हैं हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन गैस जाती है, लेकिन नाइट्रोजन को हम नहीं लेते। नहीं नाइट्रोजन डायरेक्ट अपघटित होती है और ना ही हम डायरेक्ट इसे ले सकते हैं। ठीक है। पहले ये क्या पेड़ पौधों में होती है नाइट्रोजन। जब हम कोई साग सब्जी खाते हैं, जब सब्जी खाते हैं, जैसे कोई हरी सब्जी खाते हैं, तो नाइट्रोजन का सेवन करते हैं। तो इस तरीके से यह नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं। देखो, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो हमारी क्या है, हमारी जो ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो ख़त्म होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है वो भी ख़त्म होता है। अब जैसे कि हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, किस वजह से? वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं, तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों में पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जब भी हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके ही जाते हैं, बिना सिलेंडर के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे वायुमंडल इतना अच्छे से नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है इतना। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ऑक्सीजन में सिलेंडर लेना जाना पड़ता है। जैसे ये देखो, चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। ऊपर वो जाते हैं, तापमान की घटता जाता है वायुमंडल पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है, तापमान का घटता जाता है। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे कि वैसे भी तो हम अपना जो भारत है वो विविधतापूर्ण है। यहाँ तो वैसे भी तापमान में फ़र्क ही नज़र आता है। तुम वहाँ चले जाओ कश्मीर, वहाँ का तापमान अलग होगा। तुम यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ का तापमान अलग होगा। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं यहाँ पे? ये जो हमारे जो हमारे अक्षांशीय रेखा है उसकी वजह से होता है। भारत में अलग देशों में अलग होता है। ज़्यादातर देशों में एक जैसा तापमान होता है, लेकिन भारत एक अनोखा देश है जहाँ पे इसका तापमान ही अलग होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान होता है यहाँ पे। तो कुछ क्षेत्रों में अधिक ताप महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम ताप। उच्च ताप में निम्न दाब की बहती है गतिशीलता, वायु में पवन होती है। ठीक है। तो जीवमंडल क्या है? जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। ये भाग यहाँ जीवन मौजूद हैं। जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से होकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अलग अलग, तो सभी के लिए अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग वायुमंडल तथा अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो जीवमंडल से प्रजातियों के मुख्य दो भाग, जंतु जगत एक पादप जगत। पादप जगत क्या होता है? जब पेड़ पौधे होते हैं विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इससे ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में ये सुनामी के कारण
सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने का इनका जल मानव के इस्तेमाल में लायक नहीं रहा। यहाँ जल एक दूषित, जैसे कि जब तापमान बढ़ता है ना पृथ्वी में, जब ज़्यादा प्रदूषण होता है तो हमारा क्या है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो सारी चीज़ें पिघलने लगती है। जब पिघलती है तो हमारा अंटार्कटिक कई महाद्वीप हैं जो पानी में डूब गए। तो हलचल, जैसे कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, जीवन के लिए बहुत हानिकारक, बाढ़ आ जाएगी, ये सब चीज़। तो हमें अपना संतुलन बनाए रखना है, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने। अगर सही से रहेंगे तो हमारी क्या है, पृथ्वी नष्ट भी हो सकती है। तापीय विद्युत यंत्रों से गाड़ियों के उत्सर्जन पदार्थ में वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। जैसे कि देखो बेटा, बच्चों देखो ध्यान से समझना, जिससे तापमान बढ़ता जाएगा, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी गर्म होएगी। तो जो बर्फ़, जो हमारे जैसे कि जो बर्फ़ से पर्वत ढके हुए हैं तो वो पिघलना शुरू हो गया। जब पिघलेंगे तो क्या आएगा, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, समुद्र का तल बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी क्या है, जो महाद्वीप है वो पानी में डूब जाएंगे। तो हर चीज़ के एक बेनिफिट होता है, उसका एक नुकसान भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है, पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देती, बर्फ़ से ढकी नहीं रहने देती। तो उसी तरह से अगर उसको ज़्यादा मात्रा में, अगर वो उत्सर्जित होएगी, ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो क्या है, इतनी गर्म हो जाएगी, इससे क्या है, हमारे सारे क्या है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है, तो हमारी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे ज़्यादा पानी से, जो हमारे जो महासागर हैं वो पानी से भर जाएंगे तो क्या आएगा, हमारे महाद्वीप डूब जाएंगे। जब महाद्वीप डूबेंगे तो क्या है, सबके घर भी तो डूबेंगे उसमें, हर किसी का महाद्वीप, लेकिन एशिया महाद्वीप है और जो भारत के जो नीचे वाला क्षेत्र है तो वो क्या है, एक महाद्वीप ही तो है। महाद्वीप का जो वो जो नीचे का भाग है वो सारा किसमें, पानी में डूब जाएगा। तो इससे क्या, पृथ्वी क्या है, नष्ट होने लग जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ का एक उतनी ही लिमिट होनी चाहिए। तो संतुलन बनाने के लिए क्या है, हमें कम से कम धुआं, ये कारखाने कम से कम चलाने चाहिए, जिससे हमारी पृथ्वी का संतुलन बना रहे। तापमान वृद्धि हो रही है, इसी भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों को सीमित उपयोग आवश्यक है। उतनी ही मात्रा में यूज करो जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। और अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। और आप हमें हमारे चैनल से जुड़े, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। और अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर हम भी देखेंगे कि आप अच्छे से देख रहे हो तो आगे हम भी मोटिवेट होएंगे और आगे भी वीडियो बना के आपको देंगे। और ये चैनल आपको हमेशा, जैसे कि हमेशा ही फ्री पढ़ाएगा, कोई पेड कोर्स नहीं है। चलो बाय, थैंक यू।